हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो कोशिका है, सेल है, उससे रिलेटेड कुछ जो है वो जो आपके सीट और दिल्ली एग्जाम इम्पोर्टेंट हर एमसीक्यू है वो आज की जा रहे हैं। तो देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनकी जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, वो किसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास सेल, सेकंड ऑप्शन है टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गन सिस्टम। तो हमारा पूरा का पूरा शरीर किससे बना हुआ है, पूरे के पूरे शरीर की संरचना किससे हो रखी है, तो वो किससे हो रखी है, कोशिका जो सेल है उससे मिलकर बना हुआ। सारे के सारे देखो, जब सेल पढ़ाई थी वहां पे एक चीज समझाई थी कि सेल है, सेल क्या बनाएगी, सेल का ग्रुप टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, देन बॉडी बनती है। ठीक है, तो संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर बना रही है वो भी कौन बना रही है, सेल बना रही है। और फंक्शनल ऑर्गन बनाने का काम भी कौन करे, सेल करे। तो क्रियात्मक इकाई भी क्या हो गई, जो क्रियात्मक इकाई है वो भी कौन होगी, कोशिका होगी, सेल होगी। तो अगर पूछ ले कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फिर वो कोई प्रोकैरियोटिक जीव हो, या फिर एनिमल्स का बात कर ले, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जीवित प्राणी की बात कर रहे हैं, तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। जो सेल है, कोशिका है, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी, सेकंड है हिस्टोलॉजी, थर्ड है डर्मेटोलॉजी एंड फोर्थ है ऑर्निथोलॉजी। तो देखो जो सेल है की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। हमें पता है कि सेल को साइंस में क्या बोलते हैं, हम साइटो बोलते हैं। सेल को, सेल वर्ड जो यहाँ पे हमने लिख रखा है ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में कोशिका बोलते हैं, साइंस में इसको क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल, क्या हो गया, सेल हो गया। और लॉजी शब्द जहां भी आ गया तो उसका मतलब क्या है, हम उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। यहाँ पे हिस्टोलॉजी दे रखे, तो टिश्यू के जो अध्ययन करते, टिश्यू है, उत्तक है, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और जो त्वचा है, स्किन है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी, स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी एंड बर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे सेल का पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान है उसका जनक किसको कहा जाता है, साइटोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है। अब जिसने खोज की उसी को हम क्या बोलेंगे, फादर बोलेंगे। जिस खोज की, सबसे पहले जिस खोज की होती है, ऑलमोस्ट उसी को उसका क्रेडिट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट कोच, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें किसने खोज की थी, सबसे पहले जो सेल है, कोशिका है, उसकी खोज किसने की थी, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में की थी। किसमें देखा था, जो पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ की छाल होती है, बार्क होती है, उसमें कोर्क नाम का एक पदार्थ होता है, कोर्क सब्सटेंस होता है, उसके अंदर उसने नॉन लिविंग सेल्स की। अगर पूछ ले कि सबसे पहले किस प्रकार की कोशिकाओं की खोज हुई थी, तो किस प्रकार की, जो निर्जीव कोशिकाएं थी, नॉन लिविंग सेल्स थी, उनकी खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किस की थी, किसमें की थी,
जो प्लांट की बार्क है उसमें कॉर्क नामक एक सब्सटेंस है, उसके अंदर किसकी खोज की थी? डेड सेल्स की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। 1665 में नॉन लिविंग सेल, कैसी सेल खोज की थी? नॉन लिविंग। और अगर आपसे पूछ लेता है कि लिविंग सेल की खोज की किसने की थी, वैसे तो आगे क्वेश्चन डाल रखा है लेकिन फिर भी बता देती हूँ, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहुक थे, उन्होंने खोज की थी लिविंग सेल की। किसके अंदर? एक बैक्टीरिया के अंदर। और इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बैक्टीरिया की भी खोज कर दी थी। जो सूक्ष्म विज्ञान है उसके जनक कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवनहुक को, क्योंकि उसने एक जीवाणु की भी खोज की थी सेल के साथ, लिविंग सेल के साथ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक का अगर आपसे पूछता है तो 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। किस प्रकार की सेल? तो डेड सेल्स, जो निर्जीव कोशिकाएं, उनकी खोज की थी। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक है वो कहा जाता है किसको? रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ, सारे के सारे जो जीव हैं वो किससे बने होते हैं? जितने भी जीवित प्राणी हैं वो किससे बने हुए होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। कोशिका के बने हुए होंगे, या फिर ऊतक के बने होंगे, ऑर्गन से, या फिर ऑर्गन सिस्टम से, किससे बने होते? तो हमने अभी जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल है वो क्या है? यूनिट है। किस प्रकार की यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचना भी कर रही है और क्रियात्मक जो काम भी करेंगे उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स है, उनका डेवलपमेंट है वो भी कौन करती है? सेल करती है। ठीक है, तो ऑल लिविंग बींग्स है वो किससे बने हुए हैं? सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हु डिस्कवर्ड द सेल, यहाँ पे उसने ये चीज नहीं बताई है कि किस प्रकार की सेल, लिविंग या नॉन लिविंग। इसने डायरेक्ट क्वेश्चन क्या डाला है? हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन अपने पास रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड है लीवनहुक एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो, सेल की डिस्कवरी के लिए दो मेन जाने जाते हैं, रॉबर्ट हुक और लीवनहुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की और लीवनहुक ने किस प्रकार की? लिविंग सेल की खोज की। इन्होंने 1665 में की और लीवनहुक ने कब की? 1674 में। ठीक है, अब खोज तो दोनों ने की, एक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की, एक ने लिविंग सेल की खोज की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये चीज नहीं दी गई कि लिविंग सेल की पूछ रहे हैं या नॉन लिविंग सेल की। तो हम क्या आंसर देंगे? रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले सेल है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। तो अगर यहाँ लिविंग नॉन लिविंग डिटरमाइन कर देता तब तो हम उसके अनुसार देते। यहाँ पे मान लो कि दे देता लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, तो हम क्या करते? लीवनहुक करते, क्योंकि लीवनहुक ने 1674 में क्या की थी? लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज मेंटेन मतलब डिटरमाइन नहीं की गई है कि किस प्रकार की सेल, यहाँ पे सिर्फ सेल बोला गया है। तो हम क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड ऑप्शन है लीवनहुक, डी ऑप्शन है स्लीडेन। इनमें से किसने जो माइक्रोग्राफिया बुक थी वो लिखी थी? तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक है वो लिखी थी। जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है वो किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ऑल लिविंग सेल। यहाँ पे देखो डिटरमाइन कर दिया गया, यहाँ पे बताया गया है कि आइडेंटिफाई किया गया अलग से कि भाई लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की।
तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास रॉबर्ट हुक, सेकंड है लीवन हुक, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन एंड डी ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चो। इनमें से किसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लीवन हुक ने। लीवन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और कब की थी? 1674 में। कब की थी? 1674 में। और किसमें की थी? बैक्टीरिया में। जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर डिस्कवरी की थी और इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लिवन हुक को? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो सूक्ष्म विज्ञान होता है उसका जनक भी इनको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? जो सेल थ्योरी दी गई थी 1838 में, वो किसने दी थी? जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी? किसने दी थी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सेल थ्योरी में तो क्या बताया गया था कि सारे के सारे जीव जंतु है वो किससे बने हुए हैं? प्लांट्स और एनिमल, सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए? सेल से बने हुए। तो ये चीज बताई किसने थी? फर्स्ट ऑप्शन है स्लीडेन एंड स्वान, सेकंड ऑप्शन है वुडसन एंड क्रिक, थर्ड ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो स्लीडेन और स्वान, इन दोनों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। और क्या बताया था? स्लीडेन ने बताया था कि सारे के सारे प्लांट है वो किससे बने हुए हैं? जो सेल्स होती है उनसे मिलकर बने हुए। और जो स्वान है इन्होंने भी सेम चीज बताई थी, लेकिन इन्होंने जीवों के बारे में बताया था कि जो जीव होते, जो एनिमल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? जो सेल होती है उसे। मतलब बताया तो एक ही चीज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बन के मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडेन और टी स्वान। एम स्लीडेन और टी स्वान इनका नाम है। ए ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसकी खोज किसने की कोशिका में? वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डुजार्डिन, सेकंड ऑप्शन है स्वान, थर्ड ऑप्शन है पुरकिंजे एंड डी ऑप्शन है बेंडा। इनमें से किसने जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य, मतलब ये अपने पास कोशिका, एक मिनट, ये अपने पास क्या है? सेल है, ठीक है। और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर जो मैट्रिक्स मिलेगा, फ्लूडी मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर प्लाज्मा। और इसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। और जब न्यूक्लियर प्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा दोनों को मिला देते तो क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोटोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की? तो जो प्रोटोप्लाज्मा है की डिस्कवरी किसने की? पुरकिंजे हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said that cell divide and new cell are formed from the pre-existing cell? किसने ये चीज कही थी कि जो सेल है वो डिवाइड होती है और नई सेल्स की फॉर्मेशन करती है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो पूर्ववर्ती कोशिका है, पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है, उसी से क्या कर रहा है? नई कोशिका बन रही है। कैसे? डिवाइड होकर। ठीक है। ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई पहले से कोई कोशिका है वो डिवाइड होगी और फिर नई सेल्स बनेंगी, ये चीज किसने कही थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेंडा, सेकंड है रुडोल्फ विर्चो, थर्ड ऑप्शन है अल्टमैन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने क्या बताया था? रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वही डिवाइड होगी और उसके बाद नई सेल्स है उनकी फॉर्मेशन हो। जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस थी वो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ही दी गई थी और उसके अंदर उन्होंने यही चीज बताई थी, जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसमें, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड होती है और फिर नई सेल बनती है। मान लो हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
तो ह्यूमन के अंदर फादर से क्या आएगा? स्पर्म, मदर से ओवा, क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन हुई। इसके पास कितने गुणसूत्र आते, कितने क्रोमोजोम आते? 23, 23 टोटल कितने हो गए यहाँ पे जाइगोट के पास? 46। तो ये जाइगोट क्या? एक सेल है, एक कोशिका का निर्माण हुआ है ये यहाँ पे। और अब यही सी जाइगोट के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरा का पूरा एक बेबी है उसका डेवलपमेंट होता है। तो जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो क्या हो रही है? विभाजित। अब ये नई सेल बनी कैसे? ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, मदर और फादर तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उनसे फिर नई सेल बनी और वो डिवाइड होती गई और क्या बना लिया फिर उसने? एक नया पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण कर दिया। तो ये चीज किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी कि जो सेल है वो डिवाइड होगी और प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड होगी और नई सेल का निर्माण वो कर लेती है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला? जो ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब यही है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बन रही है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो अभी पीछे समझाया, आपको अच्छे से पता है किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। रुडोल्फ विर्चो ने जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो। ठीक है, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये पूछ लेता है ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, और कुछ भी नहीं डालेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल, डिवाइडिंग सेल, कुछ सेल डिवीजन प्रक्रिया कुछ भी नहीं डालेगा, सीधा बस ये लिख देगा और ये बोल देगा किसने दी। तो आपको याद होना चाहिए ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड होकर नई सेल बना रही है, उसी चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये दिया किसने था? रुडोल्फ विर्चो ने। तो बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज फाउंड इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल? ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट रही? प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल, सेकंड ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि भाई एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, हाँ बिल्कुल होता है। साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लियस होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ये भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स में सेल वॉल है वो नहीं होती है। ये सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसमें वो डेड सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। तो और क्या प्रोवाइड कर, जो रिजिडिटी, हार्डनेस वो प्रोवाइड करती, कठोरता, दृढ़ता, ये प्रदान करने का काम पौधे को कौन करती है? सेल वॉल करती है। तो ये चीज क्या पूछा गया कि प्लांट में तो है बट एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, सेल वॉल है वो प्लांट्स में प्रेजेंट है बट एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस विच मेकअप मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? उस प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है लिपिड एंड डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक एसिड। अगर यहाँ पे अपने से साइटोप्लाज्म पूछता तो हम कर देते वाटर, साइटोप्लाज्म पूछता तो वाटर कर देते, लेकिन यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या था? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है? प्रोटीन की। किसकी होगी? प्रोटीन की। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या चीज पाई जाती है वो पूछ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। देखो भाई प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। उसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए, वो पूरी सेल में एक प्रकार से बिखरा हुआ रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो किस प्रकार का नहीं होगा? संगठित नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वेल डेवलप नहीं होगा।
राइबोसोम, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, मिसोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और लाइसोसोम भी पाया जाता। तो क्या परसेंट रहेंगे राइबोसोम, किस टाइप के, 70s। अब जिसने राइबोसोम के बारे में पढ़ रखा है उसको पता होगा कि 70s क्या है। राइबोसोम है, दो प्रकार के होते हैं, 70s 80s। 70s प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें 70s 80s दोनों पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम क्या, जो सेल है उसमें प्रोटीन बनाने का काम करता है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी है जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, कौन सी है जो कि सिलेक्टिव परमेबल है, मतलब सिलेक्ट करेगी, वर्णात्मक पारगम में झिल्ली बोल रहा है कि सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देगी, सिलेक्टेड चीजों को ही सेल से बाहर आने देगी। ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन होती है सेल में। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल वॉल, थर्ड है मेम्ब्रेन ऑफ राइबोसोम, डी है नन ऑफ दीज। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। वो देखती है कि सेल में किस चीज की एक्सेस है उसी को बाहर जाने देगी, किस चीज की जरूरत है उसी को सेल के अंदर आने देती। सिलेक्टिवली परमेबल है और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये किसने दी थी, आल्टमैन ने दी थी, बेंडा ने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी, लियोन हुक ने दी थी। तो किसने दी थी, आल्टमैन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म नाम दिया था वो बोल रहे हैं, तो किसने दिया था, आल्टमैन ने दिया था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन। क्रैब साइकिल है, क्रैब चक्र है, वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर कंप्लीट होता है, वो चीज पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाभिक में, नाभिक नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री का बन गया, नाभिक केंद्रक आएगा भाई, क्योंकि बायो में न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस में होगा या फिर गोल्जिकाय, जो गोल्जी बॉडी होती है, न्यूक्लियोलस में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो क्रैब साइकिल कब कंप्लीट होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी होती है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब चक्र है वो पूरा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन और जो सेल ऑर्गेनल है वो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके चारों तरफ, इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं। ये क्या मतलब क्या करेगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन है और एनर्जी स्टोरेज का काम है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइड बैग, प्रोटीन फैक्ट्री, बोथ ए एंड बी। तो जो लाइसोसोम है इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। जब इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती है उस टाइम पे ये खुद की ही सेल को खाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम को बोलते हैं, को बोलेंगे राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम को पूछा गया तो वो हो जाएगा सुसाइड बैग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिड। इनमें से कौन सा है जो कलरलेस प्लास्टिड है। देखो प्लास्टिड के 3 टाइप पढ़े हैं हमने, जो प्लास्टिड है उसके 3 टाइप पढ़े हैं, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा कलर, ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, मतलब वाइट कलर हम मान के चलते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग जो डिफरेंट कलर हैं, वो जैसे कि पिंक हो गया, येलो कलर हो गया, वो ग्रीन और वाइट को छोड़ के जो भी कलर प्रोवाइड करे प्लांट के किसी भी हिस्से को, तो वो किसकी वजह से होगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, कलरलेस का पूछा गया, तो कलरलेस कौन सा होगा, ल्यूको। देखो ल्यूको वर्ड
जहां भी आ गया ना उसका मतलब है सफेद, वाइट, कलरलेस। ठीक है, हम एक ब्लड वाला पोर्शन करेंगे तो वहां भी आएगा क्या, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, WBC का जो नाम होगा, WBC का जो नाम होगा वो क्या होगा, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ल्यूको वर्ड आ गया, उसका मतलब ये समझ लेना कलरलेस है या फिर वो व्हाइट है। यहाँ पे कलरलेस प्लास्टिड पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड द किचन हाउस ऑफ द सेल। सेल का किचन हाउस किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, न्यूक्लियस को, राइबोसोम को, लाइसोसोम। तो किचन का मतलब जहाँ खाना बन रहा हो। खाना कहाँ पे बनेगा, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, तो फोटोसिंथेसिस होती है जो ग्रीन पार्ट, और ग्रीन पार्ट कौन सा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट प्लांट के जिस भी हिस्से में प्रेजेंट है उसका कलर कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। और प्लांट का जो भी हिस्सा है ग्रीन कलर का रहेगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और उस हिस्से में खाना बनेगा। तो यहाँ पे अगर प्लांट पार्ट दे रखे जैसे कि लीव्स, स्टेम ऐसे दे के रखता तो हम लीव्स को करते, लेकिन यहाँ पे लीव्स का कलर ग्रीन है किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। यहाँ पे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दे दी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या क्लोरोफिल भी दे सकता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है या पौधे के हरे हिस्से में क्लोरोप्लास्ट रहेगा, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल आ जाए, क्लोरोप्लास्ट आ जाए या लीव्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, और किचन ऑफ द प्लांट भी उसको बोल सकते। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, जो पत्तियों का पीला रंग होता है किसकी वजह से होगा, कैरोटीनॉइड की वजह से होगा, क्लोरोफिल की वजह से होगा, लाइकोपिन की वजह से होगा या फिर कैप्सिन की वजह से होगा। तो जो कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से पत्तियों का कैसा कलर होता है, पीला। पीला हो और मतलब येलो कलर हो या फिर ऑरेंज कलर हो, किसकी वजह से होगा, कैरोटीनॉइड की वजह से। ठीक है, ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कंटेन्स, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल देखो पिगमेंट पूछ लिया, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है और उसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल पाया, लीव्स के अंदर लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट, और अब क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है वो चीज यहाँ पे पूछ रखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड है कॉपर, थर्ड है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है पोटाशियम। तो जो मैग्नीशियम है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। जो क्लोरोफिल है उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल है वो पाया जाता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल पिगमेंट। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली सॉरी, पैलेडे ग्रेनुल्स इन ऑल ऑफ दीज। तो देखो राइबोसोम को हम पैलेडे ग्रेनुल्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी खोज पैलेडे ने की थी, जॉर्ज पैलेडे, उन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, और ये कोशिका के अंदर का अंग है, कोशिका अंग के अंदर का अंग। ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं, उस अंत प्रेदर्वी जालिका जिसको आप हिंदी में बोलते हो, उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है और वहां पे ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। तो कोशिका अंग, ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनल, ये भी इसको बोला जाता है। तो ये तीनों चीजें राइबोसोम के लिए सही है, प्रोटीन फैक्ट्री भी, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनलिस, पैलेडे ग्रेनुल्स, सारे के सारे राइबोसोम के लिए सही है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अब्सेंट इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर अब्सेंट होता है, अब्सेंट बोला है, अब्सेंट किसके अंदर रहेगा, प्लांट सेल के अंदर, आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है उनके अंदर बोल रहा है, लीवर सेल या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एब्सेंट रहता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट रहता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब हम ब्लड वाला पार्ट करेंगे वहाँ पे आरबीसी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट है किसमें, आरबीसी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, जॉन पैलेडे, विजमैन या फिर अल्टमैन। तो जो कैमिलो गोल्जी है उन्होंने डिस्कवरी की थी जो गोल्जी बॉडी होती है, या आप गोल्जी काय भी इसको बोलते हैं, उसकी गोल्जी अपरेटस भी बोला जाता है। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी। और जो गोल्जी बॉडी है इसका निकनेम क्या दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। याद रखना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। कई बार पूछ लेता है कि भाई कौन से सेल ऑर्गेनल को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऑप्शन दे दे तो फिर उसमें गोल्जी बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसकी डिस्कवरी किसने, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन विच इज नॉट परफॉर्म बाय गोल्जी अपरेटस। कौन सा फंक्शन गोल्जी अपरेटस के द्वारा नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स सुगर फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो देखो कॉम्प्लेक्स सुगर फॉर्मेशन भाई गोल्जी का करता है, जो जटिल शक्कर का निर्माण है वो करता है। लाइसोसोम, जब गोल्जी का टूटता है तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हाँ बिल्कुल करता है, गोल्जी का टूटेगा और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे अगर उसका कोई डैमेज पार्ट है उसको क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है। खुद टूट गया लेकिन दूसरे पार्ट्स को रिपेयर करने का काम कर रहा है, लेकिन राइबोसोम की फॉर्मेशन नहीं करता। गोल्जी अपरेटस है वो राइबोसोम की फॉर्मेशन नहीं करता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का पूछा है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होगा प्लांट के अंदर वो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, राइबोसोम होगा। तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा, प्लास्टिड। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एनिमल सेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और दोनों के अंदर सबसे छोटा, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल सेल की बात करें, दोनों में सबसे छोटा होता है राइबोसोम। दोनों में सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनल जो राइबोसोम होगा। और प्लांट सेल के अंदर लार्जेस्ट पूछ ले, सबसे बड़ा पूछ ले प्लास्टिड, एनिमल सेल के अंदर पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यहाँ प्लास्टिड की जगह वैक्यूल होता, प्लास्टिड की जगह वैक्यूल रसधानी जिसको बोलते हैं वो होता है तो हम प्लास्टिड के बजाय रसधानी को करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में वैक्यूल होता है तो वैक्यूल इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, लेकिन वैक्यूल है नहीं तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनी सेल। अभी बताया कौन कौन हो जाएगा, राइबोसोम। कोई भी सेल है उसके अंदर सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनल होगा वो कौन होगा, राइबोसोम होगा। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन मैमल आरबीसी। जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनकी आरबीसी में कौन सा सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है वो पूछ लिया। तो लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आरबीसी में ना लाइसोसोम होता, ना गोल्जी अपरेटस होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता। ठीक है, जो मैमल्स की आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम तीनों के तीनों क्या रहते हैं, एब्सेंट। याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। क्या है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रोसोम, सेकंड है वैक्यूल, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ये तीनों तो पाए जाते हैं किसमें, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स में। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है किसके गया, एनिमल का पूछा गया, तो वो हमें बताना है। वैक्यूल प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। लेकिन सेंट्रोसोम जो होता है,
सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम क्या होगा, क्रोमोजोम जो अपन बनाते हैं कि जो ये ब्रांचेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम सिर्फ किस में पाए जाते हैं, एनिमल। तो एनिमल सेल है उसमें सिर्फ सेंट्रोसोम वो पाए जाते हैं। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, सेंट्रोसोम है उसका काम क्या है, जो सेंट्रोसोम, देखो एक चीज याद रखना, सेंट्रोसोम है वो क्या कर रहा है, जो अपना क्रोमोजोम होता है उसका पार्ट है। क्रोमोजोम कहाँ पाया जाएगा, अपने जो सेल है उसके अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का काम क्या है, जो हमारे डीएनए है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजना, ठीक है। और वो भेजने की प्रक्रिया कैसे होती है, सेल डिवीजन के द्वारा। तो सेंट्रोसोम का काम क्या हो गया कि डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसके द्वारा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास एनर्जी प्रोडक्शन, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड डी ऑप्शन है सेल डिवीजन। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन, ठीक है। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है हैज लार्ज वैक्यूल, किसमें बड़ा राजधानी होता है, किसमें पाया जाएगा, बड़ा वैक्यूल किसमें पाया जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा, हो गया, अमीबा में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, नन ऑफ दिस। तो सीधे याद रखना प्लांट सेल का वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, उनको फ्लूइडी मैट्रिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब लिक्विड की, तरली पदार्थ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये तरली पदार्थ कहाँ रहता है, जो वैक्यूल होता है उसके अंदर रहता है। प्लांट सेल का वैक्यूल है वो बड़ा होता है, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, अभी पीछे बताया था कौन सा होगा, वैक्यूल होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, कौन होगा, तो अभी बताया था गोल्जी अपरेटस होता है, उस वो क्या करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्जी अपरेटस को क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, किसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। ब्रेन ऑफ द सेल हम किसको बोलेंगे, सेंट्रोसोम को बोलेंगे, वैक्यूल को बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, किसको बोलेंगे। तो जो ब्रेन ऑफ द सेल है वो किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है। न्यूक्लियस है वो पूरी की पूरी सेल का देखता है कि कैसे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स काम करेंगे, तो उनको डायरेक्ट करने का काम कर रहा है, उनको निर्देशित करने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो सेल होती है उसका जो ब्रेन है, उसका जो मस्तिष्क है वो किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस हो जाए। ये जो निकनेम जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे याद रखने आपको। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग लैक आर ट्रू न्यूक्लियस, इनमें से कौन किसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अमीबा के अंदर, माइकोप्लाज्मा में, फंगस में, या फिर हाइड्रा में, इनमें से किसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए है उस, देखो डीएनए है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी वहाँ पे करवाऊंगी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और ये पूरा का पूरा क्वाइल्ड होता है। जो ये धागे जैसी संरचना होती है, धागे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, ये एक प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन वो क्या बनाएगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो करते हैं क्रोमेटिन। किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्रोमेटिन। डीएनए एक प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए ना बोल के उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इक्वल्स टू क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम। क्रोमोजोम है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो होम मिस्टर ने की थी, या फिर स्ट्रासब्रेजर ने की थी, वाल्डेयर ने की थी, या नन ऑफ दिच। तो जो क्रोमोजोम है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी। जो क्रोमोजोम है उसकी डिस्कवरी की थी वाल्डेयर। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। किसको कहा जाता है व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो हमारे डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल, सेकंड है जीन, थर्ड है क्रोमोजोम एंड डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए के अंदर क्या रहेंगे, जीन रहेंगे। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास क्या होता है, जो अपना क्रोमोजोम, जो गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, पास होते हैं। 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, टोटल जाइगोट में कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो जो डीएनए को पास करने का काम किसने किया, क्रोमोजोम ने, क्योंकि क्रोमोजोम के पास में ही क्या है, डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम रहेंगे, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए रहेगा, डीएनए के अंदर जीन रहते हैं, ठीक है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सी चीज पास होती है, क्रोमोजोम पास होते हैं। क्रोमोजोम अपने साथ डीएनए लेकर अगली पीढ़ी, जो जनरेशन आएगी, पीढ़ी आएगी, उसमें पास होते हैं। तो व्हीकल ऑफ हेरिडिटी किसको हम बोलेंगे, जो क्रोमोजोम होता है उसको बोला जाता है व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसको हम क्या बोलेंगे, जो काम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आरएनए, सेकंड है जीन, थर्ड है सेंट्रोमियर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो डीएनए का फंक्शन, डीएनए के अंदर कौन है, जीन है। जीन है वो बेसिक यूनिट होती है किसकी, जेनेटिक्स की। वही मतलब हमारा मान के चलो हमारे हेयर्स का कलर ब्राउन है या ब्लैक है, तो वो किसकी वजह से, डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो जीन है वो डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है, क्रियात्मक खंड है, वो कौन रहेगा, जीन रहेगा। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन, बी ऑप्शन राइट आंसर इधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल एंड इज कॉल्ड द हेरिडिटी यूनिट। किसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे और किसको हेरिडिटी यूनिट बोलेंगे, अभी दोनों पीछे आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीन डीएनए, सेकंड है डीएनए आरएनए, थर्ड ऑप्शन है जीन आरएनए एंड डी ऑप्शन है डीएनए एंड जीन। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, हमारा डीएनए होगा, और डीएनए की यूनिट क्या थी, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो हेरिडिटी यूनिट, जो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है वो क्या होगी डीएनए के अंदर, तो वो रहेगी जीन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डीएनए, और डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल एंड जीन इज कॉल्ड हेरिडिटी। इनको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस मींस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीजन में पढ़ाया था, दो चीजें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होना। कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होता है, उसका विभाजन होना, उसका डिवाइड होना। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर डिवीजन, गलत हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन की क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन एंड डी ऑप्शन है ग्लूकोज ब्रेकडाउन। जो साइटोकाइनेसिस है इसके अंदर किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म। अगर यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस आ जाता तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन हो रहा है, वो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होते हैं। जो सेल डिवीजन पढ़ाया था वहाँ दोनों चीजें करवा रखी है अच्छे से। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। क्या बोल रहे हैं, सेल डिवाइड होगी और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमने तीन प्रकार का डिवीजन पढ़ा था, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस में वो किस में, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, सेल टूट के दो से अधिक कुछ भी बना रही थी, ठीक है। एसेक्सुअल में पढ़ते हैं हम। सेक्सुअल का अगर लेकर चलते हैं तो माइटोसिस और मियोसिस दो चीजें थी। माइटोसिस में क्या हो रहा था, सेल है वो डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, दो डॉटर सेल्स बनाएगी।
मियोसिस में क्या था, मियोसिस में सेल डिवाइड होगी और 4 डॉटर सेल्स है वो यहाँ पे बनाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेल डिवाइड हुई और 2 डॉटर सेल बनाई। किस में बनाएंगी, माइटोसिस में, मियोसिस में, मल्टीपल फ्यूजन में, कैरियोकाइनेसिस में। तो किस में बनाएगी, माइटोसिस में। जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस है, उसमें सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन वो करती है। ये माइटोसिस प्रोसेस कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो हमारी बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है डिवीजन के टाइम, इक्वल रहेगा 46, ठीक है। और 46 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। यहाँ पे 4 दे दिया तो कौन रहेगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ये तो दोनों गलत है ही ऑप्शन, माइटोसिस या मियोसिस। तो कौन सा रहेगा, मियोसिस। मियोसिस में जब सेल डिवाइड होगी तो 4 डॉटर सेल्स बनेगी, माइटोसिस में 2 बनेगी। याद रखना, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होगा, मियोसिस किसके अंदर होगा, जो जर्म सेल्स होती है, ओवा एंड स्पर्म होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मियोसिस आएगा 4 डॉटर सेल्स, सेल डिवाइड हुई 4 डॉटर सेल्स बना रही है, मियोसिस में बनेंगी। और क्या होगा इसके अंदर, कौन सी सेल्स में, जर्म सेल्स में ये पाया जाता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सेल हैज क्रोमोजोम नंबर 2n आफ्टर माइटोसिस द क्रोमोजोम नंबर विल बी। देखो 2n से किसको दर्शाते हैं, 2n से किसको हम लिखते हैं 46 क्रोमोजोम है, वहां पे हम क्या लिखते हैं 2n। माइटोसिस डिवीजन हो गया, माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल थी वो किस में डिवाइड होगी, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। तो क्रोमोजोम नंबर हैं वो क्या रहेंगे, तो हमने पढ़ा है माइटोसिस समसूत्री विभाजन, तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, वो इक्वल पास होते हैं। एक जनरेशन, एक जो सेल है वो डिवाइड हो रही है, उसमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो जो पेरेंट सेल में हैं उतने ही क्रोमोजोम डॉटर सेल्स में जाते हैं। यहाँ भी हम 2n और 2n से इसको डिनोट करते हैं। तो कितने जाएंगे, 2n। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो माइटोसिस में पेरेंट सेल के पास भी कितने क्रोमोजोम रहेंगे, 46 रहेंगे, और जो डॉटर सेल है उसके पास भी 46 रहेंगे। मियोसिस में केस उल्टा होता है, मियोसिस में 2 पार्ट पड़ते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझने के लिए आप एक बार जाओ चैनल के ऊपर वापस से, और वहाँ पे सेल डिवीजन वाली जो वीडियो है वो अच्छे से देखो, अच्छे से समझ में आएगा। पूरा डिटेल में वहाँ पे आपको समझा रखा है कि मियोसिस कैसे होगी, माइटोसिस कैसे होगी। तो माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या बराबर रहेगी, समसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री जो मियोसिस है उसमें पहले हाफ होंगे, फिर उसके बाद पूरा n नंबर ऑफ 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम बनते हैं। तो यहाँ पे हमसे माइटोसिस का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 2n। नेक्स्ट इन ह्यूमन ब्लैंक हैव 46 क्रोमोजोम, किसके अंदर 46 क्रोमोजोम रहेंगे, स्पर्म के अंदर रहेंगे, एग के अंदर रहेंगे, जायगोट में, ऑल ऑफ दीज। तो स्पर्म और ओवा के अंदर कितने कितने आते हैं, 23 आते हैं, तो ये तो दोनों गलत हो गए। तो क्या रहेगा, जायगोट, जायगोट में क्या रहेंगे 46, 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, टोटल कितने हो गए 46। तो यहाँ पे अपने पास सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का लास्ट फेज कौन सा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट फेज होता है, मेटाफेज सेकंड होता है, एनाफेज थर्ड होता है, और टेलोफेज होता है वो फोर्थ फेज होता है, और लास्ट फेज होता है। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम हाफ, इस प्रोसेस में सेल डिवीजन की कौन सी प्रोसेस के अंदर, कोशिका चक्कर है उसकी कौन सी प्रक्रिया के बाद जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी हो जाती है। माइटोसिस नहीं, माइटोसिस में तो क्या रहता है, बराबर रहता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, आधी होती, 23 होती है, और जो मियोसिस सेकंड है इसमें जाके फिर वो 46 होते हैं। तो आधी कहाँ पे हुई, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हुई। कहाँ पे हुई, मियोसिस फर्स्ट में। बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम हाफ, बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर डिवाइड। कौन सी सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं होती है, कभी भी विभाजित नहीं होती है? न्यूरॉन, लीवर सेल, स्किन सेल या पेनक्रिएटिक सेल? तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, अपनी नर्व सेल होती है जो कि ब्रेन में पाई जाती है, उनके अंदर कभी भी डिवीजन नहीं होता है, कभी भी वो डिवाइड नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि अगर ब्रेन में कोई भी चोट लग जाती है तो वो कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसकी सेल से वो डिवाइड नहीं होती। डिवाइड नहीं होगी तो वो एज इट इज पड़ी रहेगी, डैमेज सेल है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो कभी भी डिवाइड नहीं होती। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैज इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए। किसके पास खुद का राइबोसोम एंड डीएनए होगा? फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है प्लास्टिड, थर्ड है वैक्यूल, बोथ ए एंड बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, और जो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड लवक पाई जाती है उसके अंदर भी खुद के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अपने पास ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास ही खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द करेक्ट वन फॉर ह्यूमन सेल। ह्यूमन के केस में पूछा है कि ह्यूमन के केस में कौन सा करेक्ट है वो देखना है। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म एंड लार्जेस्ट सेल फीमेल एग एंड ऑल ऑफ दिस। तो सारे ही सही है। सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल न्यूरॉन, एंड सबसे छोटी सेल स्पर्म जो शुक्राणु है, और सबसे बड़ी फीमेल ओवा। तो सारे के सारे सही हो गए, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वुमेन में लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है, एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या हो जाएगा? ओवा, फीमेल एग। फिर है लार्जेस्ट सेल ये ओवरऑल पूछ रहा है, वो ह्यूमन में पूछा था, ये ओवरऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सब। माइकोप्लाज्मा, एगोफोस्ट्रिच, न्यूरॉन, नन ऑफ दिस। तो जो ओस्ट्रिच एग है वो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। सभी जीवित जो प्राणी हैं उनके अंदर लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, माइकोप्लाज्म, न्यूरॉन, एग ऑफ ओस्ट्रिच। ओवरऑल सबसे छोटी सेल तो क्या होगी? माइकोप्लाज्म। साइज कितना होता है? 0.05 माइक्रोमीटर एंड 0.05 माइक्रोमीटर से माइकोप्लाज्मा का साइज होता है। इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। ठीक है, पीपीएलओ भी इसको बोला जाता है। फिर है ए न्यूरॉन में भी अप टू इन लेंथ। न्यूरॉन की लेंथ, जो नर्व सेल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। तो कितनी होती है? अराउंड 1 मीटर होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन में होती है, डिवाइड नहीं होती। हु डिस्कवर द प्लास्टिड। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हैकल ने, चिम्पर ने, बेंडा ने, रॉबर्ट हुक ने। तो जो प्लास्टिड लवक होती है उसकी खोज किसने की थी? हैकल ने। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। हमने पहले साइटोलॉजी के फादर पढ़ लिए, कौन है? जो रॉबर्ट है उनको माना जाता है। लेकिन इंडियन साइटोलॉजी का पूछे तो कौन? अपने इंडिया के अंदर जो साइटोलॉजी है उसका पूछे तो आलोक कुमार, अरुण कुमार, नीलेश मिश्रा या फिर राहुल सिन्हा। तो जो अरुण कुमार है इनको जो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी माना जाता है। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने कुछ एमसीक्यू हो गए सेल से रिलेटेड। जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे वो सारे इस वीडियो में डाले हैं। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली एक टॉपिक फिनिश करेंगे। जैसे आज हमने सेल के बारे में सेल के पूरे एमसीक्यू कर ले, कल हम टिश्यू के बारे में कर लेंगे। डेली 1 बाय 1 पूरी की पूरी आपकी जनरल साइंस है वो यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है बिफोर योर एग्जाम से पहले हमें करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।